नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी ने श्री जगन्नाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष विधि विधान के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से रथ तक लाया गया और मार्ग को सोने की झाड़ू से स्वच्छ किया गया। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छेरा पहरा की रस्म पूरी करते हुए सोने की झाड़ू से मार्ग बुहार कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को रथ तक ले जाकर विराजित भी किया। संविधान हत्या दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज से ठीक 50 वर्ष पहले कांग्रेस शासनकाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसमें सभी तंत्र की भूमिकाओं को खत्म करने का प्रयास था, जिसमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सीधे सीधे कारावास की सजा थी। यह इमरजेंसी 21 महीने चली, जहां लाखों लोगों को सजा मिली और कारावास में डाल दिया गया, जहां प्रेस समेत तमाम लोगों की स्वतंत्रता को भी बाधित किया गया, जिसे लेकर भाजपा ने आंदोलन चलाया और इंदिरा सरकार उखड़ गई। बता दें, आज 50 वर्ष इस इमरजेंसी को हुए हैं, जिसमें लोकतंत्र सेनानी के रूप में जो लोगों ने इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी कर रही है, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद के रूप में मासिक पेंशन भी दी जा रही है। आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और पिछले साल भी हमारा सौभाग्य था कि प्रदेश भर के जितने भी सेनानी थे उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। और इस साल तो 50वीं वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है। और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। देश के सर्वाधिक स्वच्छ और साफ सुथरे शहरों में नंबर 1 गिने जाने वाले शहर मध्य प्रदेश के इंदौर का दौरा करने रायपुर सहित 13 अन्य नगरपालिकाओं के महापौर का अपनी अपनी नगरपालिकाओं में स्वच्छता को किस तरह स्थापित किया जाए, इसके लिए सभी ने इंदौर का दौरा किया। इसी कड़ी में महापौर मीनल चौबे इंदौर दौरे से लौटकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम रायपुर को भी इंदौर की तरह सफाई व्यवस्था करेंगे। महापौर ने रायपुर में सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी और खेल सहित अन्य खाद्य सामग्री बेचने वालों से पहले अपील करेंगे, उसके बाद न मानने वालों पर विधिवत कार्यवाही भी करेंगे। रायपुर में अब गीला और सूखा कचरा को अब सख्ती से अलग अलग कलेक्शन कराया जाएगा। रायपुर में सारी खुली नालियां अब कवर करती हुई जाएंगी। इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा एनजीओ एवं महिलाओं को दिया जाएगा, जिनके जिम्मे शहर के नागरिकों को गीला और सूखा कचरा व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाएगी। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ, जब बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मगर उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, भले उसके बाद धीरे से निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे थे, उसमें एक दिन अच्छी बारिश की हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर थी। और कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा, अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चौक होता है, नाली में कचरे के कारण जो चौक हो जाता है, वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। आरआर केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से आरआर केंद्र जो हमारे यहाँ हम लोग सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, कैसे जो अपने लोगों की जो जरूरत के जो कपड़े भी रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उसके बाद मीडिया लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 22 जून को कथावाचक मणि मुकुट यादव के साथ हुई मारपीट और मुंडन का
नाक रगड़वाए जाने के मामले को लेकर घंटाघर में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तथा कथित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देशद्रोह का मामला कायम किए जाने की मांग की। जहां संयुक्त मोर्चा के नेता शिव यादव ने कहा कि जिस प्रकार से इटावा में तथा कथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक मणिमुकुट यादव को अपमानित किया, उससे पूरा देश आहत हुआ है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताते चले, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 22 जून को कथावाचक मणिमुकुट यादव के साथ हुई मारपीट और मुंडन कर नाक रगड़वाए जाने के मामले को लेकर घंटाघर में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तथा कथित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देशद्रोह का मामला कायम किए जाने की मांग की। जहां संयुक्त मोर्चा के नेता शिव यादव ने कहा कि जिस प्रकार से इटावा में तथा कथित धर्म के ठेकेदारों ने कथावाचक मणिमुकुट यादव को अपमानित किया, उससे पूरा देश आहत है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा मांग करता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इटावा की घटना को लेकर के आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह यादव के नेतृत्व में और संयुक्त मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज हमने प्रधानमंत्री के नाम पे जो है एक ज्ञापन पत्र सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए, और उसमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। घटना आप सब लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको ही मालूम है। हमारा उसमें सिर्फ एक लाइन का मानना है कि वो अपराध जिस श्रेणी का रहा, एक अपराध ऐसा होता है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति आहत होता है, एक अपराध वो होता है जिससे एक क्षेत्र आहत होता है, एक परिवार आहत होता है, एक कोई समाज आहत होता है। इस घटना से पूरा देश आहत है, 85% की आबादी आहत है। जबलपुर के रामपुर छापर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा बनाया गया, आज वह धूल खा रहा है। बता दें, दरअसल नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जबलपुर में रामपुर, छापर, पाटन समेत कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है, जहां अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में आम नागरिकों को सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। वहीं रामपुर छापर स्थित 100 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेजान हालत पर पड़ा हुआ है। वीरान पड़े स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आमजनों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार 4 वर्ष पहले इस स्वास्थ्य केंद्र का कार्य शुरू हुआ था, जिसका निर्माण ठेकेदार द्वारा 6 महीने पूर्व ही कर दिया गया और बिल्डिंग वर्क पूरा हो चुका है। अब करोड़ों की ये बिल्डिंग अपने उद्घाटन करने वाले नेता का रास्ता देख रही है। वहीं क्षेत्रीय लोगों से जानकारी मिली कि लगभग 6 महीने से कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें अब ताला लगा रहता है, जिसमें ठेकेदार के ही 2-4 आदमी रहते हैं। आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि अगर शीघ्र ही हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए तो क्षेत्र की लगभग 1 लाख जनता इसका लाभ उठा सकेगी। जिस समय वो शुरुआत उसकी हुई थी तो पुल उसको समय दिया गया था 36 माह का। अभी थोड़ा समय उसके कार्य के लिए बाकी है। ठेकेदार ने काफ़ी तेजी से काम किया है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टाफ भी अभी तक आवंटित हो गया है राज्य शासन की तरफ से। डॉक्टर्स के लिए प्रयासरत है कि डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो जाए तो उस अस्पताल को अपन पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है 2 माह का समय और लगेगा उसमें उसको फंक्शनल करने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स जैसे ही उपलब्ध होंगे, अभी हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स BPG की परीक्षा में व्यस्त हैं, परीक्षा के बाद वो लोग उपलब्ध होंगे तो अपन इसको प्रारंभ कर पाएंगे। जबलपुर रूट की ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले 50 से अधिक किन्नरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इनमें बुधवार को पकड़े गए 4 किन्नर भी शामिल हैं। ये किन्नर पहले जनरल कोच में चढ़ते थे, लेकिन अब AC और स्लीपर कोच में भी यात्रियों से वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद RPF ने पिछले 1 सप्ताह से विशेष अभियान चलाया। हालांकि जमानती धाराएं होने के कारण उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। बता दें, जबलपुर से कटनी और इटारसी की तरफ से 35 से अधिक ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं। इनमें से भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रियों से ये रुपए वसूलते हैं। ये 3-3 के ग्रुप में किन्नर होते हैं। जब इनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वे यात्रियों के साथ अभद्रता करते हैं। यात्रियों से 50-100 रुपए की मांग करते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो वे यात्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट तक कर देते हैं। यात्रियों का कहना है कि पहले ये पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच में ही दिखते थे, लेकिन अब स्लीपर AC समेत किसी भी कोच में घुसकर अवैध वसूली करते हैं। कुछ समय से ट्रेनों में यात्रियों को परेशान करने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।
किन्नर जो है एक सामाजिक समस्या ज़्यादा हो गई है। अपराध ट्रेनों में किन्नर नहीं कारित करते हैं, उनका है पेशा की मांगना। कोई वैसे न्यूसेंस की कोई घटना आती है तो पकड़ के कार्रवाई भी की जाती है। हमने पिछले करीब 2 महीने में करीब 50 किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की होगी, उसमें से कई रिपीटेड किन्नर भी हैं। बट एक सामाजिक समस्या ज़्यादा हो चुकी है। किन्नरों को हम पकड़ के लेके आते हैं, पूछताछ करते हैं, थोरोली पूछताछ करते हैं, तो उनका यही कहना है कि सर हम बाकी समाज में कहाँ पे कमा के खाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, तो पेट के लिए हम निकलते हैं। लगातार इन पे कार्रवाई भी की जाती है। हम ये इंश्योर करते हैं कि इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया जाए ट्रेन में। जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी पर हमले के मामले में आज अस्पताल में उपचाराधीन जिला अध्यक्ष का हालचाल जानने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निजी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्होंने प्रदीप चौधरी मामले में पुलिस कमिश्नर से बात कर SIT गठित कर जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं जबकि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। SYL के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अगर पानी का हल नहीं निकल रहा है तो हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने छात्रों के साथ धोखा किया है, जिससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। बताते चले, जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी पर हमले के मामले में आज अस्पताल में उपचाराधीन जिला अध्यक्ष का हालचाल जानने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निजी अस्पताल पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। उन्होंने प्रदीप चौधरी मामले में पुलिस कमिश्नर से बात कर SIT गठित कर जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं जबकि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। SYL के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अगर पानी का हल नहीं निकल रहा है तो हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पहले तो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर गुंडा तत्वों को बुलाया, मारपीट करी दोनों पैसेंजर के साथ। दोनों की रिब्स डैमेज्ड है, बुरी तरह लाठी डंडों से इनको पीटा गया। और उसके बाद भी 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे FIR करने। 15 से 20 लोग इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। उनमें से 3 को एक बार पकड़ा, 4 को कोई आज सुबह या कल रात को पकड़ा, और अभी तक कार्रवाई के तौर पर सिर्फ मूवमेंट दिखाई गई है, उनको बेल दे दी। मेरी अभी CP साहब से भी बात हुई है। मैंने उनको ये कहा, सीनियर ACP रैंक के ऑफिसर की अध्यक्षता में एक SIT इस पर बनाई गई और जितने भी आरोपी उस रात थे, क्योंकि CCTV फुटेज भी है, उनकी वीडियो उनको प्रॉपर्ली देखा भी जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फरीदाबाद के डबुआ थाना इलाके में कंपनी में काम के पैसे न मिलने से नाराज 4 युवकों ने कंपनी में घुसकर मारपीट की। मारपीट में तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए। लोगों का कहना है कि ये लोग पहले यहाँ काम करते थे, अब उन्होंने 2-3-4 दिन काम करने के बाद वह छुट्टी पर चले गए, जिससे कंपनी ने उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया। जिससे नाराज होकर उन्होंने कुछ लोगों को लाकर कंपनी में घुसकर जबरन मारपीट करी। पूरा मामला पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जहां पुलिस के सामने लाठी डंडे चलते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस वीडियो बनाने में लगी है। फिलहाल डबुआ थाना पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। बात करेंगे पंजाब की। कपूरथला के ढिलवा टोल प्लाजा पर बिना नंबर की क्रेटा कार में आए कार सवार युवकों से पर्ची कटवाने को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग करने की घटना घटी, जिसकी एक CCTV भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ढिलवा थाना पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि SHO दलविंदर वीर सिंह ने करते हुए बताया कि टोल प्लाजा के नाइट शिफ्ट इंचार्ज की शिकायत पर 4 अज्ञात कार सवारों के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा कर्मी जुगराज सिंह 25 जून को रात 12:30 बजे टोल प्लाजा ढिलवा पर ड्यूटी पर तैनात था। तभी एक सफेद रंग की क्रेटा कार, जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, जालंधर की तरफ से क्रेटा कार के गेट नंबर 3 पर
आई जिसने पर्ची नहीं कटवाई तो टोल प्लाजा कर्मचारी ने उसे रोक लिया और पर्ची कटवाने के लिए कहा, लेकिन कार चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। कर्मचारी ने कार के आगे बैरिकेड लगा दिए और उसने कार रोक दी। उक्त कार में 4 लोग सवार थे। चारों युवक गाड़ी से बाहर निकले, जिनमें से एक युवक ने टोल प्लाजा की तरफ 3 से 4 फायर की और कार लेकर फरार हो गए। बात करेंगे बिहार की। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर छात्र युवा संसद में बिहार भर से आए छात्र और युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए खचाखच भरे बापू सभागार पटना में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशिक्षा से मुक्ति के लिए सरकार बदलने का आह्वान किया। 10,000 युवाओं को कलम बांटते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ सरकार बदलना नहीं बल्कि बिहार को बदलना है। तेजस्वी ने बिहार के वोटर से अपील करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को आपने 20 साल दिए, मुझे बस 20 महीने दे दीजिए। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करेंगे। नया बिहार बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 17 महीने की सरकार में सबसे बड़े दल के नेता के रूप में शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन करते हुए परीक्षण को लेकर 3 लाख शिक्षकों की बहाली की और शिक्षक छात्र अनुपात को भी ठीक किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। ड्यूटी से नदारद 700 से अधिक डॉक्टरों को भी बर्खास्त किया है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। सेवक और नायक बनना है और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। पटना से पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतास जिले के दावत अंचल कार्यालय में एक राजस्व कर्मचारी और उसके दलाल को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में दावत अंचल के भमनौल पंचायत में तैनात राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार सिंह और बिचौलिया सुनील कुमार शामिल हैं। निगरानी विभाग के डीएसपी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई भूमि संबंधी एक मामले में की गई है, जिसमें सेमरी निवासी पिंटू कुमार से 18,000 की रिश्वत मांगी गई है। शिकायत मिलने के बाद टीम ने पहले मामले की जांच की और सत्यापन के बाद जाल बिछाकर दोनों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। क्या एक पिंटू कुमार हैं सेमरी के, इनके द्वारा अपने ज़मीन की म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिए थे ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन आवेदन देने के बाद इनके द्वारा कर्मचारी हैं कन्हैया कुमार, उनके द्वारा 18,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी एक लिखित शिकायत जो है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में की है और सत्यापन के दौरान सत्य पाए जाने पर आज रेड की कार्रवाई हुई और कन्हैया कुमार तथा उनके एक दलाल सुनील सिंह को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसे निगरानी के द्वारा माननीय न्यायालय को हस्तांतरित किया जाएगा। सहरसा के मैना गांव में एक सरकारी स्कूल के शादीशुदा प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर पासवान को एक विधवा महिला के साथ कमरे में संदिग्ध अवस्था में पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर हंगामा किया और फिर दबाव डालकर दोनों की शादी करवा दी। प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर पासवान मध्य विद्यालय पडरिया में पदस्थापित है, जबकि महिला का पति भी इसी स्कूल में शिक्षक था और 2 वर्ष पूर्व चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार को ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों कमरे में पकड़ लिया और फिर उनकी शादी करवा दी। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
अमृत भारत योजना के तहत सहरसा में 42 करोड़ की लागत से बन रहे नए रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण कार्य जारी है और अब रेलवे स्टेशन भवन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित किया जा रहा है। मधुबनी जिले से आए हुए दर्जनों कलाकार पिछले 1 माह से मिथिला के धरोहरों को दीवारों पर उकेरने में जुटे हुए हैं। मिथिला पेंटिंग के माध्यम से भगवान राम सीता के विवाह, मंडन मिश्र की धरती पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच हो रही वार्ता सहित मिथिला के पारंपरिक चीजों को आकर्षक ढंग से सजाया दर्शाया जा रहा है। बता दें कि अमृत भारत योजना से बन रहे इस नए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बताते चले मधुबनी जिले से आए हुए दर्जनों कलाकार पिछले 1 माह से मिथिला के धरोहरों को दीवारों पर उकेरने में जुटे हुए हैं। मिथिला पेंटिंग के माध्यम से भगवान राम सीता के विवाह, मंडन मिश्र की धरती पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच हो रही वार्ता को दर्शाया जा रहा है। सहरसा स्टेशन पर हमको सर दिए हैं शिवन पासवान, शांति देवी पद्मश्री, जो उनको मिला है, तो हम लोग सब मिल करके जो यहाँ बनाया है राम सीता का, हमको परंपरा है मिथिला का जो रीति रिवाज वो बनाए हैं। और सामा तके का बनेगा, झिझिया के बनेगा, अभी 15 दिन और चलेगा काम। और यहाँ रेलवे के स्तर द्वारा बुलाया गया है और यहाँ हम लोग जो है सो 20-25 टीम सदस्य लेकर यहाँ पर आ चुके हैं और इसमें सारा जो है सो यहाँ के जो सहरसा के जो धरती स्थल पर जो है कला सांस्कृतिक हम लोग उकेरने का काम कर रहे हैं। जैसे इसमें थीम है जो शंकराचार्य जो शास्त्रार्थ हुए थे महसी में, सहरसा में, वो थीम दर्शाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल पहुंची। बता दें कि रांची स्थित धुरवा क्षेत्र में मौजूद प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पिछले 333 सालों से भव्य रथ यात्रा निकल रही है, जहां इस साल भी आस्था का उत्सव बरकरार है। रथ यात्रा का ये मेला 8 जुलाई तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन दुल्हारडीह स्थित नगर भवन में आयोजित की गई। बता दें जिसमें कांग्रेस पार्टी की झारखंड प्रभारी के राजू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष केशव माधव कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के अलावा कई नेता मौजूद रहे। ये चारों ओर से अगर आप देखिएगा, चारों ओर से भाजपा के लोग घेरे हुए हैं, इधर भाजपा इधर भाजपा, चारों ओर से। बीच में आपका इरफान अंसारी यहाँ है, कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ा है। बड़ी मुश्किल से मैं लड़ रहा हूँ इन राजपाइयों से, इन बेईमानों से मैं लड़ रहा हूँ। यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर खोल दिया। मैं राजू सर को बताना चाहता हूँ, सर ये जामताड़ा में आदिवासी ट्राइबल लैंड पर भाजपा ने अपना कार्यालय खोल दिया। आज भी जिसका जमीन है वो आदिवासी महिला और उस अपनी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भाजपा कार्यालय के सामने दिन रात पहरा देती है, वहीं सोती है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा की सरकार में बंदूक के नोक पर आदिवासियों की जमीन लूटने का काम किया। आज आप बताइए, आज उस महिला पे क्या बीत रही होगी, उनका बच्चा, उनका पूरा परिवार जामताड़ा में भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा रहता है इस उम्मीद के साथ कि काश हमारा जमीन वापस लौटा दो। झारखंड में सेवानिवृत्त विवादों के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता को आखिरकार महालेखाकारी जी कार्यालय के आदेश पर प्रोविजनल प्रेस स्लिप जारी कर दी गई है। बता दें जिसमें उन्हें वेतन मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। बता दें हालांकि डीजीपी के सेवा विस्तार से संबंधित अंतिम निर्णय भविष्य के न्यायिक या सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगा। बता दें रांची स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह के साथ अनुराग गुप्ता ने राज्य के कानून व्यवस्था से लेकर नक्सलवाद पर बहुत जानकारी दी। चलिए जानते हैं। हमारे बीच मौजूद है इस वक्त झारखंड पुलिस के मुखिया और डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता जी। आइए मिलते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका एपीएन चैनल में। थैंक यू
सबसे पहले नक्सलवाद के विषय पर ही बात करेंगे। सबसे ज्यादा झारखंड जो प्रभावित रहा है नक्सल से सदियों से, इस पर हम जानना चाहेंगे किस तरह की योजनाएं लाई गई और किस तरह के कार्य किए गए जिसके कारण आज झारखंड काफी हद तक देखा जाए तो नक्सल से आजाद होता नजर आ रहा है। देखिए, जो नक्सलवाद की लड़ाई झारखंड पुलिस ने लड़ी है, ये लगभग 15 से 20 बरस की लड़ाई है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी है कि आज 95% नक्सलवाद झारखंड का समाप्त हो चुका है। 5% जो बाकी है वो सिर्फ एक ज़िले में सीमित है, वो भी एक ज़िले के एक पर्टिकुलर सब डिवीज़न के एक पर्टिकुलर पोर्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं सरंडा फॉरेस्ट, जो कि हमारे राज्य के चाईबासा ज़िला में है। तो उसी एरिया में अब सीमित रह गया, बाकी पूरे क्षेत्र में हम लोग नक्सलवाद को साफ कर चुके हैं। आपके व्यक्तित्व में जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, नक्सल में जो भय बना है उसके पीछे क्या कारण रहा, किस तरह? हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसमें देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज जो है, जो मैं उसका अकेले में श्रेय नहीं लूँगा, एक कंटिन्यूएशन जो झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, सीआरपीएफ ने, झारखंड पुलिस ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो मिलकर के काम किया पिछले 15-20 वर्षों में, उसका नतीजा है ये। उसके मुख्य अंश में क्या बताता हूँ। पहला तो सरेंडर पॉलिसी, झारखंड राज्य की वन ऑफ द बेस्ट सरेंडर पॉलिसी देश की है। हम लोग जो है हम लोगों का स्टेट में ओपन जेल है, जहाँ पर जो लोग सरेंडर करते हैं उनको ओपन जेल में रखा जाए। वहाँ पर जो बंदिश होती है कम रहती है, उनको काफ़ी फ्रीडम रहती है। इसके अलावा हम लोगों का दूसरा था रिवार्ड पॉलिसी। हमारा राज्य, झारखंड राज्य, पहला ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम हम लोगों ने नक्सलियों पर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच झारखंड पुलिस के मुखिया अनुराग गुप्ता जी, जिनसे हमने बात की किस तरह से पुलिस बल को अपने नेतृत्व में उन्होंने तैयार किया है और तमाम योजनाओं के जरिए झारखंड को खासतौर पर भय मुक्त बनाने की दिशा में काम किया है। फिलहाल APN न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर और CEO डॉक्टर राजकुमार ने अब मरीजों के साथ लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात शुरू कर दी है। बता दें, इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से उन्होंने खास बातचीत में रिम्स निदेशक ने कई सारी जानकारियां साझा की हैं। हम बात करने वाले हैं खास तौर पर रिम्स के निदेशक और CEO यानी कि डॉक्टर राजकुमार। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बात करना चाहेंगे किस तरीके से रिम्स को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर उनकी विजन क्या है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, रिम्स हम सभी जानते हैं कि झारखंड का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और चूंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है, इसलिए नेबरिंग स्टेट्स जो भी हैं, बिहार से भी पेशेंट्स आते हैं, उड़ीसा से भी पेशेंट्स आते हैं, बॉर्डरिंग यूपी से भी पेशेंट। दोबारा से पदभार संभाला हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद, उसके बाद आपने तुरंत एक बड़ी कार्रवाई की कि वेतन रोके जाएंगे सारे यहाँ पर जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, उन लोगों के मतलब जो लापरवाही करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो हमने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को काम करने की, ज्यादातर लोगों को काम करने की आदत नहीं है। और ये जो पहले बॉडी नहीं दिए जाते थे परिजनों को, इसे अब रिम्स को देना ही पड़ेगा बिल का भुगतान किए बिना भी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रिम्स तो वैसे ही इंस्टीट्यूट जो है वो फ्री है, आप जानते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमारे पहले ही अनाउंस कर रखा है कि जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसके लिए हम एक पैकेट भी एक देंगे पूरा, और शीट वगैरह देंगे। वो सारा प्लानिंग में है। गवर्निंग बॉडी में उसके डिसीजन लिए जा चुके हैं। गवर्निंग बॉडी यहाँ की एपेक्स बॉडी है, दैट इज चेयर्ड बाय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। उनके जैसे ही सिग्नेचर हो के आ जाते हैं, उसमें मिनट्स अप्रूव हो के आ जाते हैं, रिम्स तो ऐसे ही वो कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमने आज रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार से कई विधि व्यवस्थाओं पर जानकारी, इस तरह से कार्रवाई की जा रही है उन लोगों पर जो खास तौर पर रिम्स के खास तौर पर जो अधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल के लिए APN न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची। बोकारो जिले के धर्मपुर गांव में ऊधम मचाते हुए हाथियों के एक दल ने एक मजदूर को रौंद कर मार डाला। बता दें, इलाके में दहशत फैला दी है। हाथियों का यह झुंड पिछले कई दिनों से इस इलाके में घुस आया है और इधर उधर विचरण कर रहा है। इस दल को भगाने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसके बाद भी हाथियों का उत्पात नहीं थम सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।